चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर एंड सबसे पहले समझेंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या है। थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब मूवमेंट होता है। थर्मो हम किसी तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने, एनर्जी के मूवमेंट के बारे में हम जहां पर स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के ऊपर डील करता है, यानी कि लार्ज। आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी नहीं करते। क्लियर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, थर्मोडायनेमिक्स हमें यह बताता है कि एनर्जी का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी का ट्रांसफर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन किस स्पीड से ट्रांसफॉर्मेशन और यानी काइनेटिक्स के बारे में इसके अंदर कोई बात नहीं होती। वी जस्ट डील विद एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़नी होती हैं, और सबसे पहला है इसके अंदर थर्मोडायनेमिक टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पता होने चाहिए। जो नहीं पता होंगे तो हमें आगे दिक्कत आएगी। तो बिफोर वी प्रोसीड, हम पहले ये बेसिक चीजें समझेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। सिस्टम, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स। आपके लिए ये नया नहीं है। सिस्टम वो जिसके ऊपर हम एनर्जी, अभी हमने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, तो जिस चीज पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है उसे सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि मैं एक ग्लास में पानी ले लूं, तो पानी के ऊपर अगर मैं एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो पानी मेरा सिस्टम है। ग्लास के बाहर जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सारा आपका सराउंडिंग्स है, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो होता है यूनिवर्स। तो आप यहां देख सकते हैं, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखा है। सिस्टम और सराउंडिंग्स का सम यूनिवर्स होता है, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम के टाइप्स। देखिए, एक सिंपल सी चीज है। सिस्टम को यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी, मैटर और वॉट। यानी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, मैटर को करता है, दोनों को करता है, किसी को नहीं करता। इस बेसिस पर सिस्टम तीन तरह के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, मैटर का एक्सचेंज करता है कि नहीं करता, और एनर्जी का करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले अपन ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम हम उसे कहते हैं जो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकता हो। इमेजिन कीजिए, आपने एक बीकर के अंदर पानी लिया है और उसे खुला छोड़ दिया, तो उसमें से पानी का इवेपोरेशन भी होगा और पानी के टेम्परेचर में बदलाव। जैसे आपने गर्म पानी रखा तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा पानी रखा तो वो थोड़ी देर के बाद में रूम टेम्परेचर पे आएगा। तो एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा और मैटर का एक्सचेंज भी होगा। ऐसे सिस्टम्स को ओपन सिस्टम कहा जाता है। क्लोज्ड सिस्टम्स आर क्लोज्ड फॉर मैटर बट ओपन फॉर एनर्जी। यानी ऐसे सिस्टम जिनमें से मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज चालू रहे, तो उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। इमेजिन कीजिए, जो बीकर आपने पहले केस में लिया पानी से भरा हुआ, अब वो खुला नहीं है, आपने उसको ढक्कन से बंद कर दिया सच दैट वाटर कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। तो अगर पानी उसमें से बाहर नहीं आ सकता है तो मैटर का एक्सचेंज बंद हो गया। लेकिन अगर आपने वो बीकर लिया है, वो प्लास्टिक का है या ग्लास का है या किसी भी ऐसे मेटल का है या किसी भी ऐसे मटेरियल का है जो हीट का एक्सचेंज कर सके, तो इट इज ओपन टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट इट इज नॉट ओपन टू द एक्सचेंज ऑफ मैटर। इसलिए आप उसे क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। सो इट इज क्लोज्ड फॉर मैटर एंड ओपन फॉर एनर्जी। ठीक है, तीसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए कि एक आपने थर्मस फ्लास्क लिया हुआ है। सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, ऑल्दो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम तो वो भी नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली हम ऐसा मानते हैं कि जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट में होता हो विद टाइम, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। बट अगर थियोरेटिकल बात करूं तो थियोरेटिकली आइसोलेटेड सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स विच आर नाइदर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग मैटर नॉर एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स।
तो ना मैटर का एक्सचेंज होगा ना एनर्जी का होगा। आपने क्या किया, एक इंसुलेशन उसके चारों ओर बना दिया ताकि हीट का एक्सचेंज ना हो सके, और चारों तरफ से बंद होगा तो ऑफकोर्स मैटर का एक्सचेंज तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो जहां दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल ना हो, ऐसे सिस्टम्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, उसी के लिए बेसिस बना रहा हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बीकर में आपने पानी लिया तो जो पानी है वो सिस्टम है, और बीकर के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग्स है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में दो केमिकल मिलाकर उनकी रिएक्शन कराई तो वो केमिकल्स आपके सिस्टम है, और टेस्ट ट्यूब के बाहर जो कुछ भी आपको नजर आता है वो सराउंडिंग्स है। इसका मतलब अभी तक हमें यह पता नहीं है कि जिस बीकर की हम बात कर रहे हैं जिसमें पानी था, या जिस टेस्ट ट्यूब की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर केमिकल्स थे, ये बीकर और टेस्ट ट्यूब एग्जैक्टली क्या है। तो एक सिंपल सी लॉजिक समझना कि जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे, एनीथिंग विच सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री और वॉल। कॉमनली इसे बाउंड्री या वॉल के नाम से जाना जाता है। अब ये 6 तरह की होती हैं, ऑल्दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आखिरी 2 ही हैं। ठीक है, तो कौन सी 2 हैं? सबसे पहले रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात करें, ऐसी बाउंड्री जिसके डायमेंशंस को बदला ना जा सके बाय अप्लाइंग नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में जिस बाउंड्री के डायमेंशंस को बदला नहीं जा सकता हो उसे हम रिजिड कहते हैं, जैसे बॉटल, ग्लास, कोई स्टील का बर्तन, एनीथिंग हुज बाउंड्री कैन नॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑफ कोर्स हाई प्रेशर पे तो ये सब बदले जा सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे इन्हें सबको बदला जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिजिड बाउंड्री है। बहुत नॉर्मल कंडीशंस में अगर बाउंड्री चेंज हो सकती है तो आप उसे फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहते हैं। जैसे बलून, आप थोड़ा सा फूंक मारते हैं तो बलून जो है एकदम से फूल जाता है और बाउंड्री उसकी एक्सपांड हो जाती है। इस चैप्टर में हम एक और फ्लेक्सिबल बाउंड्री के बारे में बात करेंगे, पिस्टन। पिस्टन जब मूव होता है तो अंदर का सिस्टम जो है वो बढ़ता है, और सिस्टम जब बढ़ता है तो सिस्टम को चारों तरफ से घेरने वाली चीज को हम बाउंड्री कहते हैं, वो भी बदलती है। ठीक है, सो दीज आर रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। दूसरा है रियल एंड इमेजिनरी। बहुत आसानी से आप इसको जज कर सकते हैं। रियल क्या? जो देखा जा सकता हो, ग्लास, टेस्ट ट्यूब, बीकर, कोई भी बर्तन, एनीथिंग विच यू कैन सी इज रियल। इमेजिनरी, अगर कहीं पर बाउंड्री नहीं है तो हम मानते हैं कि वहां है। जैसे आपने पानी लिया एक ग्लास में और उसको खुला रख दिया, तो पानी की लेयर के जस्ट ऊपर हम मानते हैं कि एक ऐसी बाउंड्री है जिसे हम देख नहीं सकते। समथिंग विच इज नॉट रियल इज नोन एज इमेजिनरी। तो ऐसी बाउंड्री को आप इमेजिनरी बाउंड्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो कंडक्टिंग बाउंड्री किसको कहते हैं? ऐसी बाउंड्री जिसके थ्रू हीट यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अगर हम स्टील के ग्लास में, कांच के ग्लास में, प्लास्टिक की बोतल में कोई चीज भर दें जो गर्म थी या ठंडी थी, तो थोड़ी देर के बाद में गर्म वाली ठंडी और ठंडी वाली गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और ऐसी बाउंड्रीज जिनके थ्रू हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होता है उसे हम कौन सी बाउंड्री कहते हैं? कंडक्टिंग। कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो नॉन कंडक्टिंग होती है, यानी कि एनर्जी को कंडक्ट नहीं कर सकती। अभी अपन ऊपर जो बात कर रहे थे, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसके आसपास की बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग होगी, बिकॉज इट विल बी इनकेपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स। इसे हम एडियाबैटिक बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग जो होता है इसे एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज एडियाबैटिक। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके बारे में हम आगे बात भी करने वाले हैं। सो एडियाबैटिक is non-conducting boundary. Conducting and non-conducting. Non-conducting is also known as adiabatic. Okay? तो ये हो गया about the third point, that is boundary और wall. आते हैं अगले पॉइंट पे, थर्मोडायनामिक फंक्शंस। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक फंक्शंस क्या है? देखो, एक सिंपल सी चीज समझनी है कि सबसे पहले तो हम थर्मोडायनामिक फंक्शंस में 2 तरह के फंक्शंस डिफाइंड हैं। एक होते हैं स्टेट फंक्शंस और दूसरे होते हैं पाथ फंक्शंस। सबसे पहले मैं आपको स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में बता दूं।
स्टेट क्या होता है? सिंपल भाषा में बात करें तो किस स्थिति में सिस्टम है उसे हम कहते हैं स्टेट। ठीक है, किस स्थिति में सिस्टम है उसे हम कहते हैं स्टेट। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का यूज करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स। अगर ये बदल रहे हैं, किसी सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या मोल में बदलाव आता है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उस सिस्टम का स्टेट बदल गया। इट वॉज इनिशियली इन सम स्टेट एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन दीज पैरामीटर्स इसकी स्टेट में बदलाव आया, इसकी स्टेट बदल गई। समझ में आ रही है बात? तो स्टेट का बदलना मतलब उसके अंदर जो मान लो कोई गैस है, गैस का प्रेशर पहले कुछ था और थोड़ी देर के बाद में आपने उसके प्रेशर में बदलाव लाया, किसी भी तरह से टेम्परेचर को कम करके, टेम्परेचर को बढ़ा के, वॉल्यूम को बढ़ा के, कम करके, तो आपने कुछ चेंजेस किए तो उसकी स्टेट में बदलाव आ गया। तो स्टेट 1 चेंज टू स्टेट 2। अच्छा, स्टेट 1 को स्टेट 2 में बदलने के लिए जो चीज लगती है वो होती है प्रोसेसेस। ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन आगे बात करने वाले हैं। सो एक सिस्टम है जिसका स्टेट 1 था, ठीक है, इसे आपने दूसरे स्टेट में बदल दिया, स्टेट 2। तो स्टेट 1 को स्टेट 2 में बदलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? उसे हम कहते हैं प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि यहां हम थर्मोडायनेमिक्स में होने वाली प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। सो अ प्रोसेस चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम, आप ऐसा भी कह सकते हैं। एंड स्टेट एक स्थिति होती है सिस्टम की। इट इज डिफाइंड बाय सर्टेन कंडीशंस, स्पेसिफिकली इन थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हम यहां पर ज्यादातर गैसियस सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इट इज डिफाइंड बाय प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। चलिए अब आते हैं स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस पे। व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? दोज फंक्शंस which are dependent only on the initial and final state। मान लो ये प्रोसेस हुई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया, शुरू में स्टेट क्या थी और बाद में स्टेट क्या हो गई, अगर केवल इस बात पे कोई फंक्शन डिपेंड करता हो तो हम उसे स्टेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम उसे स्टेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे P प्रेशर, वॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, मोल, एंथैल्पी, ये सारे टर्म हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। आपके लिए ये नए नहीं है, इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं विच विल ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज टेम्परेचर। ठीक है, मान लो आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है किसी सिस्टम का। आपका इनिशियल टेम्परेचर 25 था और फाइनल टेम्परेचर 35 था। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे 10, 35 माइनस 25, T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी चीज का चेंज निकालने के लिए, किसी चीज की चेंज की वैल्यू निकालने के लिए यदि मुझे ये पूछना पड़े कि ये आपने कैसे किया, only then you can answer it, then it is not a state function। यानी something which is dependent only on initial and final, यानी मैं इनिशियल बोल दूं कि इतना है और फाइनल बोल दूं इतना है और आप इनका डिफरेंस निकाल के वैल्यू बता दे मुझे, तो वो स्टेट फंक्शन है। इन सब के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। एंथैल्पी निकालनी है, चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, मोल्स का चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह इन सभी थर्मोडायनामिक फंक्शंस को हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं, बिकॉज they are only dependent on initial and final states। ठीक है, सो ये सब स्टेट फंक्शंस हुए। आगे बढ़ते हैं, पाथ फंक्शंस पे आते हैं। व्हाट आर पाथ फंक्शंस? देखो, स्टेट फंक्शन वर डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। किसी स्टेट को इनिशियल से फाइनल पे ले जाने के लिए एक प्रोसेस होती है, वो एक पर्टिकुलर पाथ से होके गुजरती है, आप समझना। ठीक है, एक पर्टिकुलर पाथ से होके गुजरती है। अब ये पाथ किसी पर्टिकुलर पाथ से होके गुजर रही है, समझ में आ रही है बात? किसी पर्टिकुलर पाथ से होके गुजर रही है, तो हमारी वैल्यू क्या उस पाथ पे निर्भर करेगी? अगर हां, तो हम उसे पाथ फंक्शन कहेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन पाथ, विच मीन्स ये केवल पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो करेगी ही करेगी, पाथ पे भी करेगी, ऑल्सो डिपेंडेंट। यानी एक सिंपल सी चीज आपको यहां पर समझनी चाहिए कि अगर मुझे यहां से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो किसी अहमदाबाद के किसी दूसरे पॉइंट पर जाना है, ठीक है,
तो मैं जैसे मान लो वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहता हूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहता हूं, तो मुझे ये भी चाहिए कि कहां से जाना है, मुझे ये भी चाहिए कि कहां जाना है, और मुझे ये भी चाहिए कि कैसे जाऊंगा। मान लीजिए कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से पकवान सर्कल जाना है, हमें पकवान सर्कल जाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो किसी भी पॉइंट से अहमदाबाद में पकवान सर्कल पे जाने के 50 तरीके हो सकते हैं। इनिशियल स्टेट जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वो, फाइनल स्टेट पकवान सर्कल, एंड हाउ डू यू गो इज पाथ। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो इन तीनों बातों पे डिपेंड करता है। अब आप फिजिक्स का वर्क यहां पर मत लगाना, क्योंकि वहां पर आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो एफडीएल जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। नो, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। यहां पर हम थर्मोडायनेमिक वर्क की बात करें, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, विच इज वॉल्यूम बेस्ड। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के अलावा पाथ पे भी डिपेंड करें, दैट इज व्हाई यू कैन सी वी हैव रिटन आल्सो डिपेंडेंट ऑन पाथ, और इसका एग्जांपल है वर्क एंड हीट। क्लियर। सो वर्क और हीट जो है ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ रही है बात। सिंपल सा रूल ध्यान रखो, अगर आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी टर्म दूं तो उनमें से केवल दो टर्म वर्क और हीट ऐसे हैं जो पाथ फंक्शंस होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जो हैं वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए अगला आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में बदलाव आए, उसके अमाउंट पे बेस्ड, अमाउंट के बदलने से बदलाव आए, तो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है। चलिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट। अब आपको कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है कि डिपेंडेंट होती है। तो मैं आपको एक इसका सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। इंटेंसिव स्टार्ट्स विद आई एंड इंडिपेंडेंट ऑल्सो स्टार्ट्स विद आई, सो इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, यानी अमाउंट के बढ़ने या कम होने से यदि किसी चीज की वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े तो उसे हम इंटेंसिव कहते हैं। पहले एक्सटेंसिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं। मास, वॉल्यूम, एरिया, मोल। मास, किसी चीज का अमाउंट बढ़ाओगे, अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा। ठीक है ना। एरिया हम एक यूनिलेयर मान के चलते हैं, तो अमाउंट बढ़ाओगे और उसको फैलाते जाओगे, आप यूनिलेयर बनाओगे तो एरिया बढ़ता जाएगा, सिंपल सी चीज है। मोल, अमाउंट बढ़ाते हैं तो मोल बढ़ता है, फोर्स। ठीक है। सारी एनर्जीज, एवरी काइंड ऑफ एनर्जी इज एक्सटेंसिव। सो एंट्रोपी इज द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। आप जानते हैं, नया नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे भी से इसको। तो एंट्रोपी इज डिसऑर्डर जो कि अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी गिव्स फ्री एनर्जी। हर तरह की एनर्जी हीट भी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी विच यू स्टडी इन दिस चैप्टर, हर तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होती है। क्लियर। ये सारे जितने भी हैं आप इन्हें एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव। बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा उसका भी तरीका। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, देन इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखते हैं। डेंसिटी, ठीक है ना। देखो एक सिंपल चीज है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। पानी को बढ़ा देने से डेंसिटी बढ़ जाती है क्या? नहीं बढ़ती, सेम रहती है। सो डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे डिपेंड करता है, ग्लास के प्रिज्म हो या कोई भी ग्लास हो या कोई भी चीज हो, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करने वाली चीज जो होती है वो सब इंटेंसिव होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। कॉन्सेंट्रेशन,
मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेंट्रेशन कैसे, अभी आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन जो है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि इट इज रेशो ऑफ सिंपली द रेशो ऑफ मोल्स। क्लियर? आप ऐसा भी कह सकते हो एनी काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इट इज वन ऑफ द वेज इन विच वी एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो मोल फ्रैक्शन हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्यू, प्रेशर, ठीक है। सरफेस टेंशन अगेन प्रॉपर्टी डिपेंडेंट हो गया। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखे हुए ये जितने भी टर्म्स हैं, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये रहे एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। इफ आई एड अ प्रीफिक्स, देखो आगे लिखा है, क्या लिखा है, मोलर और स्पेसिफिक। इफ आई एड अ प्रीफिक्स मोलर और स्पेसिफिक टू एनी ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, देन दे विल बिकम इंटेंसिव। उसका क्या रीजन है? मोलर का मतलब क्या होता है, आपने पहले ही बोल दिया 1 मोल के लिए बात करो। स्पेसिफिक का मतलब होता है आपने पहले ही बोल दिया 1 ग्राम के लिए बात करो। यू हैव फिक्स्ड द अमाउंट ऑलरेडी। सो व्हेन यू फिक्स द अमाउंट ऑलरेडी, मैं आपको 1 मोल के लिए निकालने का बोलूं, आपको 10 मोल भी दे दूं, तो आप 10 मोल का निकालने के बाद डिवाइड बाय 10 तो करोगे, क्योंकि मैं आपसे मोलर की वैल्यू पूछ रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? देयरफॉर यहां पर एक सिंपल सी चीज रूल ध्यान रखना है, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इफ यू एड अ प्रीफिक्स मोलर और स्पेसिफिक टू एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देन इट बिकम्स इंटेंसिव। ठीक है? विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, ये सारी चीजें। टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों इंटेंसिव है? देखो एक सिंपल सी चीज समझना, ये रूम जिसमें मैं हूं, मान लीजिए उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, पास में एक रूम है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस रूम का जो भी वॉल्यूम है, पास में जो रूम है उसका भी वॉल्यूम सेम है, आप दीवार को हटा दीजिए तो वॉल्यूम डबल हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ गया। इसका 25 था, उसका 25 था, तो क्या जब आप दोनों की दीवार हटा के एक रूम बना दोगे तो टेम्परेचर 50 हो जाएगा? साउंड्स फनी राइट? ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर यहां 25 है, वहां 25 है, दीवार तोड़ोगे तो पूरे का 25 रहेगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो टेम्परेचर एक ऑफ कोर्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। देखो एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को समझने के लिए एक और चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, दोनों ही बातें हैं, ये जो स्टार मार्क करके मैंने लिखा है, रेशो ऑफ एनी टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। देखो मैं आपको बताता हूं, डेंसिटी जो होती है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, हम जानते हैं। आप देखो यहां पर फोर्स रहा, ये एरिया रहा, तो टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो डेंसिटी इंटेंसिव है। कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके अंदर से आप ये पता लगा सकते हो कि आपने यहां पर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो लिया और जो आपको मिला वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चलिए अब आपको ये जो यहां पर मैंने बॉक्स बनाया है इसके थ्रू इलस्ट्रेट करके बताता हूं कि एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इस बॉक्स में एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स n है, वॉल्यूम v है, एंथैल्पी h है, टेम्परेचर T है, ठीक है, मोलैरिटी m है और P प्रेशर P है। आपको क्या करना है, इस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और जो नीचे प्रॉपर्टीज लिखे हैं उसे दोनों बॉक्स में अलग अलग लिखना है। यदि आपको लगता है कि दोनों बॉक्स में लिखने पर वैल्यू अलग आ रही है तो वो एक्सटेंसिव है, आधी हो जाएगी, और अगर लगता है कि चेंज नहीं हो रही, सेम रहेगी, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे मोल है, ऑफ कोर्स यहाँ पर मोल n/2 रहेंगे, यहाँ पर भी n/2 रहेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ v/2 रहेगा, यहाँ v/2 रहेगा। एंथैल्पी एक एनर्जी टर्म है, एनर्जी अमाउंट पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर h/2 हो जाएगा, यहाँ पर h/2 हो जाएगा। टेम्परेचर की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ कि 2 रूम अगर TT टेम्परेचर पे हैं और अगर आप उनको डिवाइड कर दोगे, उनको आप मिला दोगे तो 2T नहीं हो जाएगा। उसी तरह से एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T है, अगर मैं बीच में कंपार्टमेंट लगा दूं तो टेम्परेचर T/2 नहीं हो सकता। मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस सेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हो गए आधे n/2 डिवाइडेड बाई v/2, ठीक है। तो
ये कैंसिल हो गया, आपको कॉन्सेंट्रेशन अगेन वही मिली जो शुरू में थी। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, अमाउंट आधा होगा तो फोर्स भी आधा हो जाएगा, एरिया भी आधा हो जाएगा, F/2/A/2 इज F/A अगेन। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी को देखकर ये जज कर सकते हैं कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है। अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के प्रीफिक्स में हम मोलर या स्पेसिफिक लगा देते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा इंटेंसिव होता है। और किसी भी चीज के लिए देखो, बेसिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब इंटेंसिव होंगी। विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, डेंसिटी होगी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप कह सकते हो कि ये है। और अगर आपको उसके बाद में भी जज करना है तो इस तरह का एक कंपार्टमेंट बना के उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और दोनों पार्ट में वैल्यू लिखिए। अगर आपको लगता है कि दोनों सेम आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो इंटेंसिव है, और अगर चेंज हो जाता है तो वो एक्सटेंसिव है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। इससे पहले हमने काफी सारी बेसिक चीजें थर्मोडायनामिक्स में शुरुआत करी तो पढ़ा। तो अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं तो जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो इट इज अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो उन्हीं कंडीशंस में कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सी चीज वेरी हो रही है, उसी के बेसिस पर देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है अ प्रोसेस, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, और आइसो का मतलब होता है सेम। तो अ प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर किसी सिस्टम का सेम है, ठीक है, तो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? तो ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज जीरो होते हैं। उसका कारण मैंने देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है। ये इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालने के फॉर्मूले हैं, 3/2 RT और 5/2 RT। और ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज के बेसिस पर आपको समझ आ रहा होगा कि टी बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, टी कांस्टेंट रहेगा तो ई भी कांस्टेंट रहेगा। और ई कांस्टेंट रहने का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो होगा, उसी तरह से एंथैल्पी का चेंज भी जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेसेस, कोरिक इंडिकेट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कोई प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं, यानी हम जो सिस्टम ले रहे हैं उसका कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, यानी वॉल्यूम को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो एक्सपांशन कंप्रेशन की प्रोसेसेस यहाँ पर नहीं होंगी, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्लोज वेसल में होने वाली प्रोसेस, आपने एक बर्तन लिया, वेसल लिया, उस वेसल को क्लोज कर दिया। अब आपने क्लोज कर दिया तो जिस भी जगह पर, जिस भी वॉल्यूम में वो प्रोसेस हो रहा है वो कंफाइन हो गया इनटू दैट पर्टिकुलर वेसल, और इस वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से आप ऐसा कह सकते हैं, इसी प्रोसेसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेसेस कहेंगे। सिस्टम विद रिजिड बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, तो मैंने कहा था रिजिड का मतलब जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पर वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। पिस्टन है, अगर आप पिस्टन के शाफ्ट को मूव नहीं करें और फिक्स कर दें तो वॉल्यूम फिक्स है, अगर उसको मूव करने लगेंगे तो वॉल्यूम वेरी होने लगेगा। तो जब आप पिस्टन में कोई प्रोसेस, यूजुअली हम पिस्टन की प्रोसेसेस गैस के एक्सपांशन और कंप्रेशन के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं। तो पिस्टन के अंदर अगर कोई प्रोसेस हम कैरी आउट कर रहे हैं और वो प्रोसेस जो है वो बिना पिस्टन के मूवमेंट के हो रही है तो वॉल्यूम फिक्स होगा, और वॉल्यूम फिक्स होगा तो उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। सो समझ आ रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट। खुले वेसल में अगर अपन कोई वेसल को ओपन रखेंगे तो उस पर जो प्रेशर लगेगा वो फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से ऑल ओपन वेसल प्रोसेसेस जिनकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं ये सभी आइसोबारिक होती हैं। ऑल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लैब अंडर नॉर्मल कंडीशंस, लैब के अंदर होने वाली प्रोसेसेस, नॉर्मल कंडीशंस में होने वाली सभी प्रोसेसेस जो होती हैं, इन प्रोसेसेस को हम अंडर नॉर्मल कंडीशंस होने वाली प्रोसेसेस को यूजुअली आइसोबारिक मानते हैं। यानी इन जनरल जब कोई भी प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है लैब के अंदर, तो वो आइसोबारिक होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेसेस, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग्स, यानी Q की वैल्यू जीरो। Q इज द हीट एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स। तो कोई सिस्टम अगर है
और अगर आपने उसको चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया है, ठीक है, तो इंसुलेट कर दोगे तो ऑब्वियसली हीट का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, और ऐसे प्रोसेसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेसेस कहते हैं। इसके लिए आपको एडियाबैटिक वॉल्स की जरूरत होती है, एडियाबैटिक बाउंड्रीज, जो हमने पिछले सेशन के अंदर पढ़ा था। एडियाबैटिक बाउंड्रीज का मतलब होता है वो बाउंड्रीज जिनके थ्रू हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। साइक्लिक प्रोसेसेस अगली प्रोसेसेस हो गई। देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जिनमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, ऐसी प्रोसेसेस को हम साइक्लिक प्रोसेसेस कहते हैं। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं तो आप जहां से शुरू कर रहे हो अगर घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हो उसी स्टेट पर, सिस्टम की प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी कंडीशन से आपने शुरू किया था, अगर उस कंडीशन पे वापस आकर खत्म करते हो प्रोसेस को, तो वो साइक्लिक हो जाती है। एक ग्राफ से इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए एक प्रोसेस है जिसमें ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस। आप अगर आप इन 4 पॉइंट्स को देखें तो देयर आर 4 पॉइंट्स इन दिस प्रोसेस। इट इज अ PV ग्राफ। सो A से B गए, B से C गए, C से D गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा साइक्लिक प्रोसेसेस जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर इसे घूमकर वापस यहां आना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं ABCD क्या साइक्लिक प्रोसेस है, तो आप कहेंगे नहीं। तो साइक्लिक प्रोसेस कौन सी है, तो आप कहेंगे ABCDA, यानी घूम के वापस ए पे आना चाहिए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो ही वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगी। तो ABCDA इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अब यहां पर इनिशियल स्टेट है, यहीं पर फाइनल स्टेट भी है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों जब सेम होती है तो स्टेट फंक्शंस का जो चेंज होता है वो जीरो हो जाता है। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं, जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और यहाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए आप कह सकते हो चेंज इन PVGESTNH, PVGESTNH, ये जो है, ये सारी चीजें, जितने भी स्टेट फंक्शन हमने पढ़े थे लास्ट सेशन में, उन सभी के चेंज की वैल्यू जो है वो हमेशा यहाँ पर 0 है। क्लियर? सो दीज आर सिंपल 5 प्रोसेसेस जिनके बारे में हमें बात करनी थी अंडर गिवन कंडीशंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी प्रोसेस रैंडम नहीं होती, एक पर्टिकुलर कंडीशन को फिक्स करके प्रोसेस की जाती है। जैसे हीट एक्सचेंज बंद कर दिया, सो यू आर टॉकिंग अबाउट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और इसी तरह से बहुत सारी प्रोसेसेस जो है, जो आपने यहाँ पर 5 प्रोसेसेस देखी, ये प्रोसेसेस अंडर गिवन कंडीशंस होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए अब हम 2 और प्रोसेसेस की बात करते हैं जो कंडीशन के बेस पर नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कह दिया टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम, प्रेशर, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी, ये कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब यही प्रोसेसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकती है, इसको समझते हैं। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर परफॉर्म्ड। कंडीशंस इनमें से कोई एक कांस्टेंट हो सकती है, जैसे मैं कह सकता हूं रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इस तरह से आप प्रोसेस को बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल तो है लेकिन हो रही है रिवर्सिबली या हो रही है इरिवर्सिबली, यानी इट इज हाउ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, उसके बेसिस पर 2 तरह की प्रोसेस होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम यूजुअली जो प्रोसेस लेते हैं वो एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस लेते हैं, ठीक है। हम जो एक्सपांशन और कंप्रेशन की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, गैस के एक्सपांशन और कंप्रेशन को मेन प्रोसेस मानकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें हम ज्यादातर केसेस में गैस के एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे, दैट टू बी कंसिडर द गैस टू बी आइडियल, ठीक है। चलिए अब अपन क्या कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस विच आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हैं। एक है रिवर्सिबल का डायग्राम, ये रिवर्सिबल के नीचे है, ये राइट हैंड पे रिवर्सिबल लिखा है, राइट हैंड का डायग्राम रिवर्सिबल का है। लेफ्ट हैंड पे रिवर्सिबल लिखा है, लेफ्ट हैंड पे हमने रिवर्सिबल का डायग्राम बनाया है, ठीक है। चलिए अब अपने को करना क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज है। पिस्टन इस वक्त यहां पर है जहां पर गैस का वॉल्यूम V1 है, दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है।
इस पिस्टन को हम V2 वॉल्यूम पे लाएंगे बाय एडिंग समथिंग। ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम है ये थोड़ी देर के बाद में V2 हो जाएगा व्हेन वी विल अप्लाई सम प्रेशर फ्रॉम अपवर्ड्स। ऊपर से जब हम इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर अप्लाई होने से पिस्टन नीचे आएगा और जो गैस का वॉल्यूम अब रह जाएगा वो V2 है, एंड द सेम गोज विद दिस। यानी अभी तक की अगर मैं बात करूं तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अंतर मैंने आपको कहा था है कैसे प्रोसेस को कंडक्ट किया जा रहा है। प्रोसेस तो सेम है, आप एक गैस को वॉल्यूम V1 से V2 ला रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस एक्सपांशन की भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। यहां हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, दोनों में से कुछ भी बात आप कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एज वेल कि एग्जैक्टली गैस के अंदर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। चलिए आइए बात करते हैं। अब ये इसको नीचे लाना है तो ऊपर से आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। इस प्रेशर को लगाने के लिए हम कुछ वजन का यूज कर रहे हैं जो W ग्राम है। सम W grams of weight is to be used here so that the piston goes downwards. समझ में आया? Here comes the difference. फर्क ये है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो W ग्राम हम डालेंगे, ठीक है, मान लो अपन ने यहां पर W ग्राम सैंड ले लिया, रेत जिसको अपन कहते हैं, समुद्र के किनारे जो रेत मिलती है ना, वो रेत हमने W ग्राम उठाई। W ग्राम मान लो 10 किलो है, 10 किलो रेत ली और उस 10 किलो रेत को इस पिस्टन के ऊपर डालेंगे और ये पिस्टन नीचे जाएगा। और दूसरी तरफ हमने एक W ग्राम का पत्थर ले लिया है इरिवर्सिबल के केस में, और उस पत्थर को हम पिस्टन के ऊपर डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब आप रेत डालोगे तो एक साथ पूरी W ग्राम रेत पिस्टन के ऊपर नहीं डालोगे, लेकिन यहां आपके पास अगर W ग्राम का एक ब्लॉक है तो पूरा एक ब्लॉक एक साथ डाल दोगे। मान लो ये 10 किलो का एक ब्लॉक था आपके पास, तो आपने पूरा 10 किलो उधर एक साथ डाल दिया। मान लो 5-5 किलो के दो थे तो पहली बार 5 किलो डाला, देखा कितना कंप्रेस हुआ, दूसरी बार फिर 5 किलो डाला तो पिस्टन यहां आ गया। यानी ये 2 स्टेप में होगा। मान लीजिए आपके पास में 2-2 किलो के 5 थे तो 5 स्टेप में होगा, और मान लीजिए आपके पास में 1-1 किलो के 10 थे तो 10 स्टेप में होगा। तो इट विल टेक काउंटेबल स्टेप्स टू गेट कंप्लीटेड। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है इसमें आप गिन सकते हो कितनी स्टेप में हो रहा है, क्योंकि ये जो 10 किलो वेट आपने लिया है इसे आप बड़े आराम से बाइफरकेट ट्राइफरकेट कर सकते हो कि 5-5 किलो के 2 ले लिए, ठीक है, उसके अलावा 2-2 किलो के 5 ले लिए, उसके अलावा 1-1 किलो के 10 ले लिए, हो सकता है हम आधा किलो के 20 ले लें। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहां पर समझनी है कि वहां हम फाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स डालकर प्रोसेस को खत्म कर देंगे। अब आइए यहां पर लेफ्ट वाले पे हमें W ग्राम रेत ही डालनी है, लेकिन एक बार में उस रेत में से एक रेत का कण, अ पार्टिकल ऑफ सैंड इज टू बी पुट ऑन द पिस्टन। अब आप कहेंगे एक पार्टिकल डालेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल, अगर आप ऑब्जर्वेशन की दृष्टि से देखें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो भले वो W ग्राम वेट जो सैंड पार्टिकल का वेट आपने डाला, एक सैंड पार्टिकल आपने डाला है, भले वो नेग्लिजिबल वेट का हो, पर कुछ वेट तो है, तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना पड़ेगा कि आपको नजर नहीं आएगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा। और हर बार आपको एक सैंड पार्टिकल ही डालना है, और ये तब तक डालते रहना है जब तक पूरा W ग्राम सैंड खत्म नहीं हो जाता। अब मैं आपसे पूछूं कि इस W ग्राम 10 किलो सैंड या जो भी W ग्राम जो भी आप ले रहे हैं, इसके अंदर कितने सैंड पार्टिकल होंगे, तो आप कहेंगे मे बी इनफाइनाइट। ठीक है, हम गिन नहीं पाएंगे, इतने सैंड पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि यहां पर लेफ्ट हैंड वाले पर जहां पर हम रेत के पार्टिकल डाल रहे हैं, वहां इट इज टेकिंग इनफाइनाइट स्टेप्स टू गेट कंप्लीटेड, और राइट हैंड वाले में इट इज टेकिंग फाइनाइट स्टेप्स टू गेट कंप्लीटेड।
एक एक पार्टिकल सैंड का डालना ऐसा कोई नहीं करता लैब में। हम जो करते हैं वो ये है। इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि जो पहला कंडीशन, पहला तरीका आपने निकाला है प्रोसेस को कंडक्ट करने का, ये कैसा है? आइडियल। ठीक है, जो हम नहीं करेंगे। आइडियल प्रोसेसेस डू नॉट एग्जिस्ट, हम कई बार पढ़ते हैं। आइडियल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट, आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह से ये एक आइडियल प्रोसेस है जिसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वाला प्रोसेस रियल हो गया। टेक्स इनफाइनाइट टाइम, टेक्स फाइनाइट टाइम। क्यों? इनफाइनाइट पार्टिकल्स डालोगे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डालोगे, एक डालोगे तो एक बार में खत्म, दो डालोगे तो 2 बार में खत्म, 5 डालोगे तो 5 बार में खत्म, 10 डालोगे तो 10 बार में खत्म। टाइम आपको पता है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसी तरह से इट टेक्स इनफाइनाइट स्टेप्स, इट टेक्स फाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, सो इनफाइनाइट स्टेप्स एंड फाइनाइट स्टेप्स। अब आप देखिए यहां पर हमने एक चीज लिखी है, डीएफ और ओएफ। डीएफ का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स और ओएफ का मतलब होता है ऑपोजिंग फोर्स। ठीक है, डीएफ का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स और ओएफ का मतलब होता है ऑपोजिंग फोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ड्राइविंग फोर्स is that force which helps in the process, and opposing force, by the name it suggests, it is opposing the process. तो ड्राइविंग फोर्स हेल्प्स इन द प्रोसेस। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं कंप्रेशन करना चाह रहा हूं तो यहां से लगने वाला फोर्स ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, और कंप्रेशन करना चाह रहा हूं तो अंदर से वो जो फोर्स इसको अपोज करेगा उसे हम ऑपोजिंग फोर्स कह देंगे। ठीक है, अब ये दोनों बदल सकते हैं। एक्सपांशन होगा तो अंदर से ऊपर की तरफ पिस्टन जाएगा, तो जो अंदर से फोर्स लग रहा होगा वो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, और जो बाहर से फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइटेसिमली? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कंफ्यूज इट विद इनफाइनाइट। इनफाइनाइटेसिमली का मतलब है बहुत ही छोटा, बहुत ही कम। तो इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा है ऑपोजिंग फोर्स की तुलना में। यानी ड्राइविंग फोर्स ज्यादा तो है तभी तो कंप्रेशन होगा। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा तभी तो कंप्रेशन होगा। फर्क क्या है? यहां पर फोर्स बहुत थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर ये मान लो आपकी नीचे से लगने वाला फोर्स 1 ATM है तो ऊपर से लगने वाला फोर्स 1.001 ATM है। ज्यादा तो है लेकिन बहुत थोड़ा। तो प्रोसेस इतनी धीरे होगी कि आपको नजर नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ये प्रोसेस रुकी हुई है। सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ये भी अपन आगे बात करने वाले हैं अगले स्टेप में। देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, यानी कंसिडरेबल डिफरेंस है ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के अंदर। और ये कंसिडरेबल डिफरेंस होने की वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि प्रोसेस आपको होती हुई दिखेगी। आप बहुत बड़ा ब्लॉक डालोगे तो ऑब्वियसली पिस्टन मूव होता हुआ दिखेगा। छोटा सा रेत का पार्टिकल डालोगे तो उससे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो फर्क आपके लिए विजिबल नहीं होगा। इट इज नॉट नोटिसेबल टू यू। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने आपको कहा कि जिस पिस्टन पे आप रेत डाल रहे हो लेफ्ट वाला, उस पे रेत डालने से पिस्टन मूव करेगा क्या? मूव तो करेगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि इट इज नॉट नोटिसेबल। तो आपको लगेगा हमेशा पिस्टन रुका हुआ है। हर जगह पर आपको ऐसा ही लगेगा कि पिस्टन रुका हुआ है, ऑल्दो इट विल मूव स्लाइटली विच इज नॉट विजिबल, लेकिन वहां पिस्टन मूव कर रहा होगा। कब रुका होगा? शुरू में बहुत भारी सा वेट डाला, मूव करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो जहां रुका होगा इनिशियल और फाइनल स्टेज, केवल वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर ये इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज रिवर्सिबल प्रोसेसेस आइडियल होती है, इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम लेती हैं। इनका ड्राइविंग फोर्स बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है ऑपोजिंग फोर्स से, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो ऑल आइडियल प्रोसेसेस आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। और यहां पर अगर अपन बात करें तो ये एक रियल प्रोसेस है, फाइनाइट स्टेप लेगी, फाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा ऑपोजिंग फोर्स की तुलना में, और इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पे होगा। अगर एक स्टेप है तो पहले स्टेप के इनिशियल फाइनल पे, 2 स्टेप है तो पहले के पे भी, और जहां जहां पर भी रुकेगा वहां वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन अगले सेशन के अंदर
इसके वर्क को भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों के वर्क डन में क्या फर्क होता है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए थे। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वर्क डन में क्या फर्क होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में, इसको देखेंगे हम ग्राफिकली। ठीक है, वाई ग्राफिकली? तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ जिसको अपन कहते हैं, उसमें एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, दैट गिव्स यू द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। चलिए पहले तो हम डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपांशन की और फिर बात करेंगे कंप्रेशन। ठीक है, हमने जो एग्जांपल लिया था इससे पहले, जो सेशन लिया था उसके अंदर, उसमें हमने जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल कंप्रेशन का था। ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, सैंड डाल रहे थे और वेट डाल रहे थे और प्रेशर वो पिस्टन नीचे आ रहा था। ऊपर जब पिस्टन था तो वहां वॉल्यूम V1 था और नीचे जब आया तो वॉल्यूम V, यानी कम वॉल्यूम V2 था। कंप्रेस होने के बाद का वॉल्यूम जो गैस का था वो V2 था और कंप्रेस होने के पहले का जो वॉल्यूम था वो V1 था। यहीं से शुरुआत करेंगे एक्सपांशन के ग्राफ की। देखो एक सिंपल सी चीज है, ये रिवर्सिबल n नंबर ऑफ स्टेप्स यानी इनफाइनाइट स्टेप्स में होने वाला प्रोसेस है। और अगर अपन एक्सपांशन कर रहे हैं तो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। अब अगर आप पिछले वाले सेशन में नीचे वाले वॉल्यूम को देखें तो वो वॉल्यूम मैंने लिखा था V2, तो आप V2 से V1 की तरफ जा रहे हैं, यानी आप ऐसे जा रहे हैं एक्सपांशन। रिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर V2 से V1 का ग्राफ ऐसा बनता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डालते हो तो एक्सपांशन या कंप्रेशन, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, वो भी बहुत माइन्यूट होती है और वो इतनी छोटी छोटी प्रोसेसेस जब कंबाइन होती हैं तो आपको इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस n नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है। आप V2 से V1 की तरफ जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दैट इज एक्सपांशन। ठीक है, ये हुआ रिवर्सिबल का। अब आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में क्या होता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की जब अपन बात करते हैं तो स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं। मैं आपको यहां दो स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। एक स्टेप में अगर प्रोसेस खत्म हो जाए, यानी वो 10 किलो का वेट एक साथ डाल दिया जाए, या दो स्टेप में हो जाए यानी 5-5 किलो दो बार डाला जाए, तो ग्राफ कैसा बनेगा। देखो एक सिंपल सी चीज है, आप इस वक्त इस वॉल्यूम पे हैं, दैट इज V2। जैसे ही आप इस पे 10 किलो वजन डालोगे, ठीक है, तो एक्सपांशन जब अपन कर रहे होते हैं तो V2 यानी ऑलरेडी वजन उस पे है और आप वजन हटा रहे हो, यहां हम वजन डालेंगे। तो जैसे ही आप पूरा 10 किलो वजन हटाओगे, 10 किलो वजन हटाते ही प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली, और प्रेशर ड्रॉप होते ही एक्सपांशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो पहले प्रेशर ड्रॉप होगा और बाद में एक्सपांशन होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, पहले प्रेशर ड्रॉप होगा एंड देन एक्सपांशन। जैसे आप हटाओगे तो सबसे पहले प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होते ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक्सपांशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो एक स्टेप में ये प्रोसेस होगा। अब यही प्रोसेस यदि दो स्टेप्स में होगा तो 5-5 किलो दो बार हटाना पड़ेगा, यानी पिस्टन के ऊपर दो ब्लॉक रखें 5-5 किलो के। पहली बार में आप फर्स्ट 5 हटाओगे, पहला 5 हटाओगे, प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरा 5 हटाओगे, फिर प्रेशर ड्रॉप होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। आपका प्रोसेस खत्म, आप V2 से V1 आ गए, यानी यू हैव एक्सपांडेड द गैस। क्लियर? तो ये प्रोसेस एक्सपांशन की हो गई। इरिवर्सिबल 1 स्टेप, इरिवर्सिबल 2 स्टेप एंड रिवर्सिबल n स्टेप। अब दूसरा प्रोसेस इसका जस्ट उल्टा है, जिसके बारे में हमने सेशन में बात भी की थी कि ऊपर से अगर अपन वेट डालें तो क्या होगा। तो आप अगर बहुत छोटे छोटे वेट डालते रहोगे तो वॉल्यूम जो है वो यहां से, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ आप मूव करोगे ऐसे। दिस इज कंप्रेशन ऑफ द गैस। और धीरे धीरे एक एक बार अपन एक सैंड पार्टिकल डालेंगे तो हर बार एक बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी सी प्रोसेस होगी, और ऐसी n नंबर ऑफ स्टेप्स को जब अपन कंबाइन करेंगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। लेकिन फाइनाइट स्टेप्स का ग्राफ डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां प्रोसेस इतनी छोटी नहीं होती। यहां पर ऐसा ही प्रोसेस होता है हर स्टेप, लेकिन ये प्रोसेस इतना छोटा होता है कि सब मिलके आपको इस तरह का ग्राफ नजर आता है। चलिए अब आते हैं इस प्रोसेस पे। आप यहां पर हैं V1 पे, यानी कि ऊपर। अब आप वहां से
अगर सिंगल स्टेप की बात करें तो पूरा 10 किलो का एक ब्लॉक डाल दोगे, जैसे ही आप डालोगे पिस्टन धड़ से नीचे आ जाएगा और ये नीचे आकर और वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आप 10 किलो का ब्लॉक डालोगे प्रेशर विल इंक्रीज एंड सब्सिक्वेंटली वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो ये कंप्रेशन का इस तरह से वन स्टेप प्रोसेस हो जाता है। क्लियर? और यहां पर बात करें तो वही चीज दो बार में होगी, पहली बार 5 किलो की वजह से, दूसरी बार फिर 5 किलो की वजह से, अल्टीमेटली 10 किलो आप डालो। यहां आपने 10 किलो हटाया था। चलिए, ये तो वर्क डन को एक्सप्लेन करने का यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पीवी ग्राफ है। अब पीवी ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बोला था कि एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे ये यहां पर आप यहां से यहां का एरिया निकालोगे, ये जो रीजन यहां पर शेडेड रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं, इस शेडेड रीजन का एरिया आपको वर्क डन देगा। ठीक है, अब आप इन दोनों ग्राफ से इसको कंपेयर करें तो यहां पर वर्क डन जो आएगा वो ये वाला रीजन होगा और यहां पर जो वर्क डन आएगा वो ये वाला रीजन होगा। ठीक है, अब समझना, सबसे ज्यादा एरिया आपको यहां से मिलने वाला है। सिंपल सी चीज है ये। अगर आप यहां से एक ग्राफ बनाओगे ऐसा, तो ये ऐसा आएगा, यानी कि देयर विल बी सम एक्स्ट्रा वॉल्यूम हियर। तो सिंपल सा एक रूल ध्यान रखना है, एक्सपांशन के अंदर n नंबर ऑफ स्टेप्स में वर्क डन मैक्सिमम होगा और 1 स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन मिनिमम होगा। 1 स्टेप में एरिया सबसे कम है, 2 में थोड़ा ज्यादा है, 3 में और ज्यादा है, 4 में और भी ज्यादा है, एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वर्क डन की वैल्यू बढ़ रही है। सो हम कह सकते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। सेम चीज यहां करेंगे तो यहां तो एरिया में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब प्रोसेस बदलेगी तो ये एरिया बड़ा हो जाएगा सिंगल स्टेप वाला। देखो सबसे बड़ा एरिया ये आ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर अपने को ये करना है तो ये एक्स्ट्रा एरिया जो एक्सक्लूड हो गया वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि जब अपन 1 स्टेप कंप्रेशन करते हैं तो सबसे बड़ा एरिया आपको मिलता है 1 स्टेप प्रोसेस के अंदर। सिंगल स्टेप वाली प्रोसेस है ये, 2 स्टेप वाली प्रोसेस। यहां पर जब आप एरिया निकालोगे तो ये एरिया ऐसे निकलेगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये एरिया छोटा होता जाएगा। यानी जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे एरिया छोटा हो जाएगा और एरिया छोटा हो जाएगा तो वर्क डन भी कम हो जाएगा। सो एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन डिक्रीजेस, एंड एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन इंक्रीजेस। तो ये सिंपल 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। क्लियर? तो वर्क डन में एक चीज ये ध्यान रखनी है। अच्छा, यहीं से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, एंड डू नॉट कंफ्यूज दैट रिवर्सिबल रिएक्शन विद रिवर्सिबल प्रोसेसेस। यहां रिवर्सिबल का मतलब पीछे जा सकती है कि नहीं, उससे नहीं है। ठीक है, यानी एक सिंपल सी चीज समझो, ये प्रोसेस ऐसे हुई ऐसे भी हो रही है, ये प्रोसेस ऐसे हुई बैकवर्ड भी हो रही है, यानी कंप्रेशन और एक्सपांशन तो दोनों में हो रहा है। तो रिवर्सिबल का मतलब ही बैकवर्ड जाना होता है, ऐसा नहीं। यहां पर रिवर्सिबल का मतलब है अ प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड बैक, अ प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड बैक ऑन द सेम पाथ। देखो इस पाथ पे ये नीचे आया, इसी पाथ पे ऊपर गया, यानी एक्सपांशन इस पाथ पे हुआ, सेम पाथ पे यदि कंप्रेशन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि सेम पाथ पे कंप्रेशन नहीं हो तो दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेम पाथ पे देखो ये है एक्सपांशन। अब कंप्रेशन क्या ऐसे ही हो रहा है? नहीं हो रहा। कंप्रेशन के लिए प्रोसेस अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब आप एक्सपांशन करते हो तो वेट हटाते हो, प्रेशर डिक्रीज होकर एक्सपांशन होता है। लेकिन जब आप कंप्रेशन करते हो तो वेट डालते हो, और वेट डालते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है और फिर कंप्रेशन होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस सेम नहीं है। दैट मीन्स द प्रोसेस इज नॉट गेटिंग रिवर्स्ड बैक ऑन द सेम पाथ। और अगर ऐसा है तो ऐसी प्रोसेस को आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यहां पर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। सबसे पहले क्यों हमें वर्क एंड हीट समझना है? आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हमने की थी, तो हमने कहा था
एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप यहां पे आइए। व्हाई डू वी स्टडी वर्क एंड हीट? बिकॉज वर्क एंड हीट, दीज आर द टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या है बेटा? ये मोड्स हैं, मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो हम इस चैप्टर में मेनली वर्क और हीट की मदद लेते हैं। दीज आर द टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सबसे पहले हीट। हीट और वर्क में क्या फर्क है? हीट और वर्क में जो फर्क है वो ये है कि हीट एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी रैंडमनेस में एनर्जी का ट्रांसफर जब कभी भी होगा तो हम हीट का यूज करेंगे। आगे आपको एंट्रोपी आएगी। इफ यू रिमेंबर, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है Q रिवर्सिबल बाई T। ठीक है, तो डिसऑर्डर की जगह पर हीट यूज होगा, और जहां पे भी ऑर्डर्ड फॉर्म, फिक्स एक पर्टिकुलर पैटर्न है, तो वहां पर वर्क एक ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एंड हीट का साइन, देखो साइन कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं तो एक सिंपल सा लॉजिक लगता है। सिस्टम का फायदा पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान नेगेटिव। सिस्टम का फायदा पॉजिटिव, सिस्टम का नुकसान नेगेटिव। अब वो चाहे हीट हो चाहे वर्क करने से यदि सिस्टम का फायदा होता हो तो पॉजिटिव और नुकसान होता हो तो नेगेटिव। हीट की वजह से यदि सिस्टम का एनर्जी में फायदा होता हो तो पॉजिटिव और नुकसान होता हो तो नेगेटिव। ये दो सिंपल बेसिक चीजें हैं। अब आप हीट की बात करो तो हीट में दो चीजें होती है, या तो सिस्टम में से हीट निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। बर्फ लोगे और रूम टेम्परेचर पर रखोगे, इट विल एब्जॉर्ब हीट। गर्म पानी लोगे और रूम टेम्परेचर पर रखोगे, इट विल इवॉल्व हीट। तो गर्म पानी में से हीट निकल रही है, इसलिए उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हीट का साइन हो जाएगा नेगेटिव। इट इज नेगेटिव हीट बिकॉज इट इज गेटिंग इवॉल्व्ड एंड इवेंचुअली द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग। एनर्जी घट रही। और जब अपन बात करते हैं बर्फ की, तो बर्फ को जब आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो टेम्परेचर ज्यादा कहाँ है? सराउंडिंग्स में, रूम में, तो वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे। सिंपल रूल है। ठीक है, सो साइन कन्वेंशन यहां पर लिख दिए। वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। वर्क कई तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क भी होता है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, थर्मोडायनेमिक्स में हम केवल और केवल मैकेनिकल वर्क की ही बात करते हैं, और मैकेनिकल वर्क में भी यहां पर एक स्पेशल तरह का वर्क होता है, स्पेशल तरह का मैकेनिकल वर्क होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम पर बेस्ड वर्क। वो वर्क के बारे में ही यहां पर हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन वर्क डन बाय अ गैस, बेसिकली हम इस वर्क के अंदर पढ़ते हैं। वर्क डन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला, ये अपन आगे पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर P कांस्टेंट है और वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल ही रहेगी। तो वर्क डन इज गिवन बाय माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब बाहर से लगने वाले प्रेशर की क्या वैल्यू है, और क्वेश्चंस में आपको एक्सटर्नल प्रेशर ही दिया जाता है, और यदि एक्सटर्नल प्रेशर आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस मच एटमॉस्फेयर ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं, तो यदि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस मच एटमॉस्फेयर करके बोला गया है तो समझ लीजिए कि आप P डेल्टा V लगाने वाले हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V पॉजिटिव आएगा जब एक्सपांशन होगा और नेगेटिव आएगा जब कंप्रेशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, या आप सीधे सीधे डेल्टा V निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V इंटू P कर लो, फिर देख लो एक्सपांशन है कि कंप्रेशन। एक्सपांशन है तो नेगेटिव साइन लगा देना है, और कंप्रेशन है तो पॉजिटिव साइन लगा देना है। ऐसा क्यों? देखो, जब सिस्टम एक्सपांड करता है, देखो पिस्टन में यहाँ पर गैस थी, गैस ने उस पिस्टन को धक्का मारा होगा ताकि पिस्टन ऊपर की तरफ जाए, तो गैस ने धक्का मारा मतलब दैट गैस इज वर्किंग फॉर एक्सपांशन। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपांशन वर्क इज वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपांशन वर्क
is work done by the system, and work done by the system will decrease the energy of the system, which is negative. और जब कंप्रेशन होता है तो सिस्टम पे वर्क होता है, ऊपर से हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर रेत डाली थी, याद है, सैंड पार्टिकल 10 किलो का ब्लॉक, ये ऊपर से डाले। जब आप ऊपर से डालोगे तो सिंपल सा रूल है, सिस्टम पे काम होगा, और जब सिस्टम पे काम होगा वी कॉल इट एज वर्क ऑफ कंप्रेशन और वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अब आता है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क। प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क की यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म ले लिया है जिसका यूज आपको आगे भी आ सकता है, दैट इज आर, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रेशर की वैल्यू अगर एटमॉस्फेयर में हो, ध्यान रखना, प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में हो सकती है, बार में हो सकती है, पास्कल में हो सकती है। एटमॉस्फेयर बार सीजीएस सिस्टम में आते हैं, और पास्कल जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये एसआई सिस्टम का पार्ट है। तो जब भी प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो या बार में हो तो वॉल्यूम आप लीटर में ही लेंगे, इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, वर्क की यूनिट यहां लीटर एटमॉस्फेयर और लीटर बार होगी, और आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन वोल्ट पहले केस में, एंड 0.0831 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल दूसरे केस। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब अब आते हैं अपन एसआई सिस्टम के ऊपर, तो जब एसआई सिस्टम की बात होती है तो एसआई सिस्टम के केस में पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर है तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में होना चाहिए, यस, तभी एसआई सिस्टम काम करेगा। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगे, प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वर्क की, विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट विल बी इन जूल। ठीक है, तो यहां पर जूल में आ जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, तो ये चीज जो है खास, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 जूल। ठीक है, आप लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू को कैलोरीज में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आप जानते हैं कैलोरी और जूल का जो रिलेशन है वो क्या है? 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। ठीक है ना, तो जो भी जूल की वैल्यू है डिवाइड बाय 4.2 करोगे तो कैलोरी आएगा। तो जो भी लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू हो, समझना, अगर कैलोरी में पूछें तो जो भी लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू हो इंटू 101.325 करोगे तो आपको जूल में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इतना है, तो मान लो x लीटर एटमॉस्फेयर है तो x इंटू 101.325 जूल आ गया, और डिवाइड बाय 4.2 करोगे तो ये लगभग 101/425 आएगा। तो जब आप लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू को सीधे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कैलोरीज में आंसर मिल जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी जरूरी होंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट सेशन में आगे की बात करेंगे। ओके।